है, आप लोग देख रहे हो जीएस सिंपलर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो भूमि पर जो मृदा होती है वो कई पार्टिकल से बनती है, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि मृदा में क्या पाई जाती है, खनिज होते हैं, इसमें मृदा में क्या होते हैं, खनिज होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, वायु भी होती है, जल, एयर, ठीक, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर क्या बनती है, हमारी मृदा बनती है। ये सारे घटक मृदा में पाए जाते हैं। क्या क्या घटक पाए जाते हैं, खनिज, जैविक पदार्थ, वायु यानी एयर, जल, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ ये पाए जाते हैं। तो मृदा हमारी पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पृथ्वी से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैविक, अजैविक घटक, ठीक है, सारे पेट्रोल, ये सब कुछ हमें ज़मीन के अंदर से ही मिलते हैं। तो जो हमारी ऊपर की जो परत होती है उसी को क्या कहते हैं, मृदा। तो मृदा में भी ये मृदा क्या होती है, प्राकृतिक होती है। और इसमें अगर हम इसका संरक्षण नहीं करते हैं, ज़्यादा बरसात हो जाती है या अगर हम ज़्यादा घर बसाते हैं तो मृदा क्या होता है, मृदा का अपरदन हो जाता है। इरोजन मतलब अपरदन। तो मृदा में क्या क्या पदार्थ, ये खनिज होते हैं, खनिज 45% पाए जाते हैं, वायु होती है 25%, जल की मात्रा होती है, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और एक और चीज़, मृदा कैसे बनती है, तो ज़्यादा तापमान अधिक हो तब जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं बनाने के लिए, तो इससे क्या होती है, मृदा बनती है। लेकिन अगर तापमान बहुत कम हो, निम्न हो तापमान, तो मृदा में जो जीवाणु होते हैं वो सक्रिय नहीं होते, तो मृदा बहुत कम बनती है। और देखो, और एक और चीज़ से ज़्यादा वर्षा होने पर भी तो ये मृदा की जो ऊपरी लेयर भी हट जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब हम पढ़ेंगे भूमि, जैसे कि अब हम क्या पढ़ेंगे, भूमि। अब देखो, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधनों में भूमि शामिल है। सभी महत्वपूर्ण साधन, भूमि क्या है, एक प्राकृतिक साधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग क्या है, भूमि। भू क्षेत्र का कितने परसेंट, भूपृष्ठ के क्षेत्रफल पे कितने भाग है, 30% क्या हमारी भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब कि 30% भूमि है, ठीक है, लेकिन फिर भी सब जगह लोग नहीं रह सकते। क्यों, इन्वायरमेंट के चक्कर में। कहीं की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ भी लोग नहीं रहते, या फिर कहीं की जलवायु बहुत ठंडी होती है तो वहाँ भी। तो ये जलवायु के अकॉर्डिंग होता है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण है। जैसी जलवायु होती है उसी तरह से लोग ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। कैसे क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानी, जहाँ पे मैदान होते हैं। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, ठीक है, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र समान, विरल माने कठिन, निर्जन, उर्वर मैदान, नदी, घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त हैं। मतलब कुछ, जैसे कि लोग कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, नदियों के पास। और नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मैदानी क्षेत्रों में। हिमानियों से बहकर जो नदियाँ पाई जाती हैं वो मैदानी, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है, 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं हिमानी क्या होती है, ठीक है, नदियाँ कैसे बनती हैं, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप 7th क्लास में से अच्छे से पढ़ चुके हो। इसलिए ये स्थल विश्व की सघन सबसे क्षेत्र है। मतलब कि जैसी जलवायु होती है उसी तरह से इंसान उस जलवायु के अकॉर्डिंग वहाँ पे रहता है। और जो जलवायु के अकॉर्डिंग ही वनस्पति उगती है। ठंडे क्षेत्रों में अलग वनस्पति होती है, गर्म क्षेत्रों में अलग वनस्पति होती है, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में अलग होती है। धान कृषि, गेहूँ, चावल, ये सारी कृषि की जाती है। तो ये सारी कृषि के आधार भी भूमि की उपयोगिता। भूमि क्यों आवश्यक है, रहने के लिए,
फसल के लिए, कृषि के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि। पहले सबसे पहली प्राथमिकता है क्या है, कृषि, वानिकी, खनन माने कि हम खोदते हैं भूमि को तो वहाँ से लोहा, खनिज तत्व, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, सड़कें, उद्योग की स्थापना, ठीक है, तो इसमें ठीक है खनिज, तो सीखें, खनन माने खुदाई के लिए, सड़कें बनाते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, साधन, इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग कैसे, कोई रहने के लिए यूज़ करता है, कोई कृषि के लिए यूज़ करता है, तो कोई खनन के लिए यूज़ करता है। तो भूमि बहुत महत्वपूर्ण है क्या। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखो, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस कारकों के द्वारा, भौतिक, जैसे कि स्थल आकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी। भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो भूमि का क्या है, प्रौद्योगिकी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, मानवीय क्रियाकलाप के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये खनिज के लिए भी यूज़ करते हैं, खुदाई करते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, सोना, पेट्रोलियम, ठीक है, लोहा या फिर कोयला, ये सारी खनिज तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, पृथ्वी से। ठीक है, अब आगे क्या है, स्वामित्व माने खुद के, स्वामित्व का मतलब होता है खुद का। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भूमि निजी भूमि या सामुदायिक भूमि, कुछ भूमि स्वामित्व माने कुछ की निजी भूमि होती है, खुद की भूमि, जैसे मेरे नाम है, मेरी भूमि हो गई, तो खुद की भूमि। सामुदायिक, एक समुदाय की भूमि, मतलब एक समुदाय, कुछ लोगों की भूमि में बटा जा सकता है, कई लोग बांटी जा सकते हैं। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। स्वामित्व माने उनका हक होता है उस चीज़ पे, स्वामित्व माने हक। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों के लिए, नट, औषधियों के लिए बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी कहते हैं। देखो, दो तरह की भूमि बताइए, एक सामुदायिक भूमि, ठीक है, एक निजी भूमि, दोनों में अंतर। निजी जो एक व्यक्ति की है, ठीक है, एक परिवार की होगी, वो निजी भूमि होगी। स्वामित्व वाली जिसमें 2-3 परिवार की भूमि होगी, या तो वो कृषि साथ में करते होंगे या फिर जानवरों को चराने के लिए यूज़ करते होंगे, तो वो सामुदायिक भूमि होगी, उसमें एक व्यक्ति का नहीं, कई व्यक्तियों का अधिकार होता है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, देखो, जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम भूमि का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि पहले आदिवासी लोग थे तो क्या फसल उगाते थे और रहते थे। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो हमने क्या करी, फैक्ट्रियाँ लगाने स्टार्ट कर दी, घर बनाने स्टार्ट कर दिए, तो भूमि क्या हो गई, कम हो गई, तो फसल भी कम हो गई। तो भूमि को इंसान ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करता है। लेकिन आगे क्या लिखा है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। मतलब कि ये असीमित संसाधन नहीं है, सीमित है। अगर तुम कहीं पे घर बनाते जाओगे तो भूमि की तो ख़त्म हो जाएगी ना, वहाँ कृषि लायक भूमि नहीं बचेगी। और जब भूमि पे हम ज़्यादा घर बनाते हैं, पक्के घर बनाते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। स्थान के अनुसार, जैसे कि अब तुम दिल्ली की भूमि देखो, यहाँ की गुणवत्ता अलग है। तुम राजस्थान की भूमि देखो, वहाँ की गुणवत्ता अलग है। अगर तुम यूपी की भूमि देखो, पंजाब की भूमि देखो, तो वहाँ की गुणवत्ता अलग है। तो जैसे कि राजस्थान की भूमि क्या है, वहाँ की शुष्क जलवायु है, तो वहाँ पे भूमि क्या है, वहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो सकती। लेकिन तुम यूपी में चले जाओ तो वहाँ अच्छी फसल होगी, वहाँ की भूमि की क्वालिटी अलग है। तो स्थान और जलवायु के अकॉर्डिंग भूमि की क्वालिटी भी चेंज होती है। लोगों के सामुदायिक भूमि व्यापारिक क्षेत्र बनाने में, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करके
ने के लिए अधिकृत या हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मान लो कोई लोग कारखाने खोल रहे हैं, बड़ा कारखाना, उसमें एक नहीं कई लोगों के पार्टनरशिप है, तो वो क्या है, सामुदायिक भूमि हो गई। कोई हॉस्पिटल है तो एक समुदाय का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भूमि का हम लोग यूज़ करते हैं। आज की भूमि की उपयोगिता आगे देखो। प्रतिरूपता में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा है। अब इसमें क्या है कि भूमि में भूस्खलन होता है, ठीक है। मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। अपरदन माने इरोजन मृदा का। और पर्यावरण के प्रमुख ये घटना होती रहती है। मृदा का अपरदन क्या होता है, मृदा की ऊपरी लेयर का हटना, मृदा अपरदन होता है। भूस्खलन माने कि हम खुदाई करते हैं, भूस्खलन करते हैं, हमने खुदाई की, कोई सामान निकाला तो उसे कहते हैं भूस्खलन। मरुस्थलीकरण जहाँ पे मरुस्थल होते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो यहाँ चित्र के अकॉर्डिंग पहले देखो कितनी कम आबादी थी। देखो यहाँ पे जंगल है, ठीक है, ये जंगल भी है, सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो वन भी है, ठीक है। इक्का दुक्का घर है, कृषि हो रही है, तो ये बहुत छोटे स्तर पे है। तो यहाँ पे भूमि का ज़्यादा उपयोग नहीं किया है। तो ये इसमें क्या है, खुला इन्वायरमेंट है, भूमि भी अच्छी क्वालिटी। फिर इसके बाद देखो कि घर पक्के बनने लगे। अब देखो यहाँ पे वन भी नहीं दिख रहे, वन भी ख़त्म हो गए, पक्के घर बन गए, कच्ची सड़कें बन गई और कृषि का क्षेत्रफल भी कम हो गया। अगर इसका थर्ड भाग देखो, फिर देखो और विकसित हो गई समाज, तो खेती तो ख़त्म ही कर दी, यहाँ से वन भी ख़त्म कर दिए। यहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज खड़े हो गए, बड़े बड़े उद्योग कंपनियाँ खड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ों ने चेंज कर दिया। अब क्या, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारी मृदा भी ख़त्म हो गई, ठीक है, जो मृदा बनती है उसका भी ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ पे पक्की सड़कें बन गई, ये देखो। अब तो यहाँ पे देखो वन एक भी नहीं है। तो ये समय के अनुसार चीज़ें क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। और ये समय के अनुसार मृदा में भी परिवर्तन आता है, जलवायु में भी परिवर्तन लंबे अंतराल के बाद आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। भूमि के उपयोग के समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है। क्या है इसमें देखो, भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन, समय के अनुसार क्या होता है, इसमें बदलाव आता रहता है। तो अब आगे क्या है, भूमि संसाधन का संरक्षण। हमें अब तुम्हें जब पता ही है कि हमारी जो ज़मीन है, जो मृदा है, बहुत उपयोगी है, तो इसका संरक्षण भी ज़रूरी है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, अच्छी कृषि नहीं होएगी। लेकिन हम लोग क्या करें, अपनी ज़रूरतों के साथ ज़मीन का जगह घेरते चले जा रहे हैं। जनसंख्या को बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा रहने के लिए आवास चाहिए, जगह चाहिए, मशीनें लगानी है, कारखाने खोलने हैं, कोई बेरोजगार ना रहे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। अब देखो क्या लिखा है, 2 सेकेंड, ठीक है। भूमि संसाधन का संरक्षण। अब देखो बढ़ती जनसंख्या, क्या लिखा है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। क्या है, अब देखो पहले वन थे, जंगल थे, वन थे, जैसे अमेजिन वन, बहुत बड़े बड़े वन, वनों को काट के हमने क्या, कृषि के लिए भूमि बनाई। अब जनसंख्या और बढ़ गई तो हमने क्या, कृषि भूमि को भी काट के, उजाड़ के हमने वहाँ पे घर बना ली, इंडस्ट्री बना ली, कंपनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी, सड़कें बना ली, उद्योग धंधे स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या, ज़मीन तो रही नहीं, ना कृषि के लिए उतनी भूमि रही है और ना ही वन के लिए। तो जनसंख्या तो फिर भी बढ़ रही है। तो इसको हमें क्या पर रोकथाम करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। आज हमारे देश की जनसंख्या कौन से नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे, और जो चाइना की जनसंख्या है वो फर्स्ट नंबर पे। तो ऐसा मौका ना आए कि हम उनके स्थान ले लें, फर्स्ट पोजीशन पे आए। खासकर जनसंख्या के लेवल पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ऐसा मौका ना आए।
तो आगे क्या लिखा है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण, किसके कारण, बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने पे क्या हुआ है, कृषि योग्य भूमि का क्या हुआ है, विनाश हुआ है बच्चों, क्या हुआ है, विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, भूमि पे, कृषि योग्य भूमि को हम किस में चेंज कर देंगे, उसमें घर बना लेंगे, तो क्या हो गया, भूमि का विनाश हो गया। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया लंबे अंतराल तक चलती रही तो कृषि नहीं होगी, तो हम खाएंगे क्या, समझ रहे हो ना। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रही तो बहुत मुश्किलों में आ जाएंगे हम लोग। तो हमें क्या करना है, अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। कृषि योग्य भूमि को हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने जंगलों को इतना, वनों को इतना नहीं काटना है कि हमें ऑक्सीजन ही ना मिले। बहुत ही, अब लिखा है वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिचरण पर रोक। अतिचरण माने पशुओं को हम अति ज़्यादा चराते हैं तो हमारी क्या होती है, भूमि भी बेकार हो जाती है, उपजाऊपन उसका क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो संरक्षण के लिए ये सारे तरीके अपनाने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पशु नहीं चराने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृषि भूमि पर हमें घर नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। मृदा का हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। तो ये हमारे क्या है। अब देखो हम पढ़ेंगे मृदा, तो सीखिए ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे मृदा, थोड़ा सा बड़ा कर लें, जूम कर लें इसे। अब इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी के पृष्ठ, अब पृथ्वी पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे सॉरी। पृथ्वी के पृष्ठ में दानेदार कणों के आवरण को पतली परत मृदा कहलाती है। तो क्या लिखा है, पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। ये क्या है, मृदा की डेफिनेशन है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पतली परत क्या कहलाती है, मृदा। ये भूमि के निकटता से जुड़ी होती है, भूमि के सबसे निकट का भाग होता है, सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, ठीक है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ से होता है। कैसे, चट्टानों से, अभी बताती हूँ, 2 सेकेंड, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि ये हमारे पहाड़ है, चट्टान, ठीक है, ये हमारे चट्टान है, ये क्या है, बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, बर्फ़ से पूरा ढका। अब क्या है कि बर्फ़ पिघलती है, जब बर्फ़ है तो पिघली, तो पिघलते ये बर्फ़ क्या है, पानी के रूप में जब चेंज हुई तो चट्टानों को काटते हुए क्या हुआ, नीचे को आई। चट्टानों को काटते हुए कहाँ आई है, नीचे की तरफ, नीचे को नीचे आई। तो ये अपने साथ क्या लेके आ रही है, गाद, मृदा, ठीक है, मिट्टी लेके आई, इरोजन करते हुए आई। तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके से मिट्टी इकट्ठी हो गई। तो इसने क्या करा, पर्वतों पठारों को ये काटते हुए आई है। तो यहाँ पे मिट्टी, तो ये क्या हुआ, मैदानी क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण। ये नदियों के द्वारा बह के जो पानी आता है ये अपने साथ मृदा को लेके आता है, ये पत्थरों को काटते हुए, चट्टानों को काटते हुए आता है। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा है कि मृदा देखो इसमें क्या लिखा है कि स्थल मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज जैव पदार्थ है। तो इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। चट्टानों में खनिज तत्व होते हैं, तो मृदा में भी खनिज तत्व पाए जाते हैं। और ये किससे बनते हैं, भूखलन, ठीक है। अभी देखो इसको ध्यान से, मैं देखो यहाँ पे भूखलन कैसे होता है, थोड़ा सा जूम कर लें इसे। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, भूखलन, ठीक है। भूखलन के सामान्य रूप से सैल, मलबा, ढाल से, मतलब ऊंचे ढाल से जब नीचे मलबा, कैसे भूखलन क्या होता है, जैसे कि ऊंची ढाल है, यहाँ से मलबा एकदम खिसक के यहाँ पे चला आया, यहाँ पे ये खिसक गया, इसे क्या कहेंगे, भूखलन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, ढाल
गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राय भूकंप, ये कब होता है? भूकंप आती है, बाढ़ आती है, यानी ज्वालामुखी फटते हैं, तो साथ ही घटित होते हैं। ठीक है, लंबे समय तक भारी वर्षा होने पर भी भूस्खलन होता है। या तो ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आता है, या फिर ज़्यादा कंटिन्यू वर्षा होती है, तो उससे क्या होता है? भूस्खलन, यानी मिट्टी के ऊपरी लेयर का हटना। अब कैसे? जैसे कि ये है हमारा ऊंचा सा, 2 सेकेंड मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि ये ऊंचा पहाड़ है, यहाँ से एकदम मिट्टी खिसक के एकदम से आ गई, तो यहाँ ऊपर की लेयर हट गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? भूस्खलन हो गया। यहाँ से भूस्खलन हो गया, तो यहाँ पे तो उपजाऊ परत नहीं रही ना, मिट्टी एकदम टीले से बने हुए और एकदम से सड़क के आ जाए, तो ये किससे? भूकंप की वजह से होती है, या बाढ़ की वजह से होती है भूस्खलन। ठीक है, या वर्षा ज़्यादा कंटिन्यू होती है, इससे क्या कहते हैं? भूस्खलन होता है। क्या होता है? भूस्खलन होता है। यह है नदी प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी के प्रवाह को क्या कर देता है? रोक देता है। अवरुद्ध माने रोक देता है। नदी अवरुद्धता ठीक है, अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है, मतलब बर्बाद होते हैं। विध्वंस माने बर्बाद हो जाती हैं वो घाटियाँ। भूभाग में भूस्खलन मुख्य विस्तृत। अब देखो कोई भी चीज़ है, अब यहाँ पे कोई ज़मीनी क्षेत्र पे रह रहा है और वहाँ से ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, तो वो क्या पूरे को बर्बाद कर देती है। ठीक है, लोग रह रहे हैं, उनके मकान इन सारी चीज़ों को। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो ये भूस्खलन हुआ है, तो ये भूस्खलन की इमेज है। ठीक है, अब आगे देखो, एक वस्तु स्थिति का अध्ययन। अब इसे कैसे करेंगे? देखो एकदम डीप से पढ़ें। हिमालय प्रदेश, कौन सा प्रदेश? हिमालय प्रदेश के किन्नौर जिले में रेंकांग पीओ के निकट पंजी गांव है। कहाँ पे? रेंगांग के पास में एक पंजी गांव है, उसमें भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। जब यहाँ पे भूस्खलन हुआ तो क्या हुआ? 200 मीटर की जो सड़क थी वो पूरी तरह से क्या हो गई? नष्ट हो गई। ये भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ। ये विस्फोटन के कारण ढाल कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए और प्रभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। जब भूस्खलन होता है, अगर हमें इसके बारे में पहले से बताया तो हम वहाँ से जगह खाली करवा देंगे। ऊंचे ऊंचे टीले से बने होते हैं, वहाँ से वो एकदम से सड़क के आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। किसी के घर होते हैं, सड़कें होती हैं, रोडों से गाड़ियाँ निकलती हैं, तो अचानक क्या होता है? बहुत लोगों की तबाही हो जाती है। तो आगे क्या है? अब आगे पढ़ेंगे न्यूनीकरण क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि? न्यूनीकरण क्रियाविधि। अब आगे हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। आगे देखो, वैज्ञानिक प्रबंधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं? वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर ली है कि भूस्खलन कैसे कैसे होते हैं। इसके प्रबंधन, इसे रोकथाम के उपाय भी बताए जाते हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, इस प्रकार के क्षेत्रों को आवास बनाने से छोड़ा जा सके। मतलब कि हम वैज्ञानिक क्या करेंगे कि कहाँ पे भूस्खलन हो सकता है, उन चीज़ों को एक मैपिंग की तरह ड्रॉ कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि उस जगह को खाली करा देंगे, लोग निवास ना करें, जिससे कि लोगों को दिक्कतें हों। सड़कें ना बनाएं, सड़कें भी तो टूट जाएंगी, बीच में से दरार आ जाएगी, भूस्खलन हो जाएगा। और दूसरे, भूमि खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करें। कौन सी दीवार का? प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाए। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण। जैसे कि अब ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे भूस्खलन हो गया, अगर हम यहाँ पे पेड़ ऐसे पेड़ लगा दें बहुत सारे, तो ये क्या करते हैं? पेड़ इनको अपनी ग्रिप में ले लेते हैं,
इनकी जड़ें यहाँ अंदर अंदर तक फैल जाती है। तो ये मिट्टी को एकदम जकड़े रहते हैं, इतनी जकड़ लेते हैं तो भूस्खलन की संभावना खत्म हो जाती है, मोस्टली खत्म ही हो जाती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, दीवार नुमा सड़कें बनानी चाहिए, ठीक है। सतही, अब आगे क्या है, सतही अपवाह झरना प्रभाव के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। मतलब वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इसे रोकथाम करने के तरीके सोचते रहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो मृदा, इसमें क्या है, ह्यूमस, मृदा में ह्यूमस पाया जाता है, इसमें वनस्पति उगती है। हम मृदा के ऊपर, मृदा की कितनी लेयर, देखो ये ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर, फिर दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इसमें दूसरी में क्या होती है, बालू होती है, गाद होते हैं, क्ले होते हैं, साथ में अपमृदा होती है, ठीक है। अपक्षय चट्टानी पदार्थ होते हैं और जनक चट्टानें होती है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, शब्दावली, अपक्षय का मतलब समझेंगे, तापमान परिवर्तन, थोड़ा से जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तापमान परिवर्तन, तुषार, क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना, अनिश्चित मतलब कुछ सेलों का टूटना क्या होता है, अपक्षय कहलाता है। सेल, सेल माने चट्टाने, समझ रहे हो, सेल माने चट्टाने, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। फिर पढ़ते हैं, तापमान परिवर्तन, तुषार, क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित सेलों का टूटना, मतलब कि लोगों की ऐसे कार्य करने से सेलों को क्या करना, टूटना, क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या है आगे, अब हम पढ़ेंगे तथा भूमि पर पाए जाने वाले, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, इसमें कहता है तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है, ये अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थ सही मिश्रण को उपजाऊ बनाते हैं। खनिज और जैविक पदार्थ क्या बनाते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखो ध्यान से, इसमें हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा किससे बनती है, अब देखो, सेल, अभी मैंने बताया था आपको, सेल, रंग, गंध, गठन, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, ठीक है, अखनिज तत्व भी पाए जाते हैं। और उच्च तापमान पर बनती है मृदा, संचय निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस का निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये किसको, वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जलवायु से भी क्या होती है मृदा में, जैसे तापमान बढ़ना, ये घटना, वर्षा ह्यूमस के निर्माण में सहायक होते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई से निश्चित होता है। तो मृदा की जो मोटाई किससे निश्चित है, परिच्छेदिका की मोटाई से निश्चित की जाती है। अब आगे, मृदा के निर्माण के कारक, मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मृदा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। क्या होता है मृदा में, खनिज, जैविक, वायु, जल, पानी, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा, ठीक है, मृदा के निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप जलवायिक कारक होता है, ठीक है। मृदा के निर्माण के अन्य कारक स्थल आकृतियाँ, जैव पदार्थ, भूमिका, ठीक है। मृदा निर्माण के घटक में लगा समय अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। जहाँ तापमान नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, तापमान होता है तो वहाँ मृदा जल्दी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, जैविक छोटे छोटे कीटाणु, ये सब चीज़ें मृदा का निर्माण करते हैं। और जहाँ बहुत ठंडा माहौल होता है तो वहाँ जल्दी से मृदा नहीं बनती है। मृदा अपरदन की क्षीणता, मृदा संसाधन के दो खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक, दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण होता है, मृदा का क्षरण होता है। निम्नीकरण माने क्षरण होता है। निम्नीकरण की सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों अति उपयोग, जैसे कि हम ये फसल लगा रहे हैं, हमने ज़्यादा कीटनाशक यूज किए तो मृदा का क्या हुआ, क्षरण हो गया।
हमने या फिर ज़्यादा बरसात हो रही है तो क्या हो गया, मृदा का क्षरण हो गया, ये प्राकृतिक कारक हो गया। या फिर भूस्खलन हो गया, ये भी एक प्राकृतिक कारण है, तो मृदा का क्या हो गया, क्षरण हो गया। अगर हम ज़्यादा पशु का चुंगा रहे हैं तो भी मृदा की ऊपरी परत का क्या हो गया, क्षरण हो गया। तो ये मानवीय कारण, हमने ज़्यादा घर बस्तियाँ, ये कारखाने, उद्योग धंधे, तो इससे भी क्या है, मृदा का क्षरण हो गया। अब भूस्खलन, बाढ़, मृदा क्षरण की ये सारे कारक होते हैं। आगे क्या है, मंच बनाना, पौधों के बीच अनाशय। अब देखो, हम मृदा का क्षरण होने के लिए हम क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं, सीढ़ी नुमा। देखो ये सीढ़ी नुमा कृषि, या इस तरीके से जुताई की जाती है, इस तरीके से जुताई करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, मृदा का क्षरण नहीं होता। इसी जुताई क्या होता है, समोच्च रेखीय जुताई। कौन सी जुताई होती है, समोच्च रेखीय जुताई, वेदिका फॉर्म कहते हैं इसे। ठीक है, समझ आए। अब देखो वेदिका फॉर्म क्या होती है, देखो ध्यान से, वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे मृदा का क्षरण नहीं होगा, इससे पृष्ठीय प्रभाव मृदा अपरदन कम होगा। समोच्च, ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय समांतर जुताई ढाल नीचे बढ़ते जल के लिए प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है, मृदा का क्षरण नहीं होता है। देखो इसमें इस तरीके से रेखीय नुमा, इस तरीके से देखो कैसी है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे की गई जुताई। ठीक है, आगे क्या है, रक्षक मेखलाएं। देखो तटीय प्रदेश में शुष्क प्रदर्शन पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों से लगाए जाते हैं। देखो कैसे, ये वाले, इसी के रक्षक मेखला, ये कतारों से वृक्ष लगा दिए ये। ठीक है, तो ये क्या, अपने जड़ों में अंदर तक मृदा को रोके रखती है। इससे क्या होता है, ऐसे करके जड़ें अंदर तक ज़मीन तक फैल जाती है, तो इससे क्या होता है, मृदा का क्षरण नहीं होता है। वैसे भी ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा, मृदा का क्षरण कम होता है। वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। अब ये देखो समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, अब जिसकी ये देखो, अब इसमें समोच्च रेखीय रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने की खाइयाँ बनाई जाती हैं। अब देखो ये, अब ये एक क्रियाकलाप के द्वारा चट्टान बांध, चट्टानों पे क्या कहते हैं, बांध बनाए जाते हैं। यहाँ जल के प्रभाव को कम करने के लिए चट्टान सीधी ऐसे सीढ़ी नुमा, इस तरह की चट्टान, सॉरी देखो इस तरीके से ढाल होते हैं, वहाँ पे भी हम कृषि करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और नालियों की रक्षा करते हैं तथा मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा के दौरान कृषि मृदा में सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय भिन्न प्रकार की फसलें उगाएं। मृदा, बारिश होने से पहले क्या, हम छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी के साथ मृदा उपजाऊ नहीं बहती, वो क्या उसको रोके रखती है। अब इसमें क्या लिखा है, देखो वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितना था, 3850 घन किलोमी वर्ष की थी, जो कि 2000 में बढ़कर कितने हो गए, 6000 घन किमी हो गई है। ठीक है, अब आगे जल भी यूजफुल है, जल महत्वपूर्ण। जल क्या है, हमारा एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। पृथ्वी पर जल क्या है, 1/4 भाग क्या है हमारा, जल। इसीलिए इसे जल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहते हैं, जल ग्रह भी कहते हैं। लगभग हमारा क्या है, 2.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में विभिन्न आरंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग से ढके। मतलब जल तो पृथ्वी पर है, लेकिन पीने योग्य जल इतना नहीं है। तब आप देखो, यदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे जंतुओं में मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है, मतलब खारा होता है, लवणीय मतलब खारा होता है, मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कि जो
तुम्हें पता है समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, तो उसका जल हम नहीं पी सकते क्योंकि वो लमड़ी है। लमड़ी नहीं, लमड़ी है, खारा पानी है। पृथ्वी पर पानी तो बहुत है लेकिन बट सारा पीने योग्य नहीं है, लमड़ी है पानी है। तो जल केवल 2.7%, इसका भाग 70% बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों से पाया जाता है। ये मैंने बताया था ना, प्रदेश हिमालय पर्वतों में वहाँ हिमानियाँ होती हैं, तो बर्फ़ की पिघलने से जो नदियाँ बनती हैं वो पानी उपयोगी होता है, वो पीने योग्य होता है। स्थिति के कारण मनुष्य की पहुँच के बाहर है, केवल प्रतिशत लवण जल उपलब्ध है और ये मानव उपभोग के काम आता है। तो मानव के उपभोग के लिए बहुत कम पानी है। वायुमंडल और भौम जल होता है, यह है भौम जल नदियों, झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में वायु में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो भूमि का जल हम पीते हैं और नदियों से जो प्राप्त होता है वो। अब देखो, अब यहाँ पे क्रियाकलाप में बता रखा है। देखो, पीने वाला पानी कितना है लीटर, 3। खाना बनाने वाला 4, नहाने वाला 20, शौचालय के लिए 40%, बस धोने के लिए 40% और बर्तन धोने के लिए 20 और बागवानी के लिए 23। तो टोटल कितना हो गया 150 लीटर प्रति दिन का ये पानी का हम यूज़ करते हैं। अब आगे क्या है तो इसीलिए लवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, इसलिए कुल मात्रा स्थिर रहती है। तो सेकंड बहुत नीचे चला गया। यहाँ पे थे हम आगे। इसीलिए प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि ये वाष्पीकरण और वाष्पन वाहक की प्रक्रिया द्वारा महासागरों और वायु में जैसे वाष्प उत्सर्जन होता है, फिर बादलों में पानी जाता है, फिर बरसात के रूप में क्या आता है जमीन पे, फिर तो ये पूर्ण महासागरों में चक्रण, पानी का ये चक्रण चलता रहता है, तो इसे जल चक्र भी कहते हैं। निरंतर गतिशील, जैसे कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र भी कहते हैं। इसे कौन सा चक्र कहते हैं, जल चक्र भी कहते हैं। सॉरी, बार बार रोटेटेड ऊपर हो रहा है, डिस्टर्ब मत होना थोड़ा सा 2 सेकेंड। मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं करूँगी, ऊपर हो जाता है ये। प्रक्रिया भी होती है, देखो, जल कृषि, उद्योग, धंधों, बांधों, जलाशयों के माध्यम से। अब इसमें कहीं जल बहुत सारे काम के लिए आता है, तो अब क्या है कि जल कृषि के लिए काम आता है, बांध बनाने के लिए, ठीक है, जलाशयों से हम प्राप्त करते हैं, विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों को सूखने अथवा जल का प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी, फसली मांग में नवीकरणीय बेहतर जीवन स्तर है। मतलब कि देखो, जल भले ही नवीकरणीय साधन है लेकिन अंधाधुंध हम इसे प्रदूषित करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कारखाने में इसका प्रदूषण चला है, नदियाँ गंदी करेंगे तो हमारा जो पानी तो रहेगा लेकिन बट ये क्या लमड़ी हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। तो जल की मात्रा पीने योग्य वाली क्या हो जाएगी, खत्म होने की हो सकती है। तो जल की उपलब्धता की समस्या क्यों है, अब देखो, विश्व के कई देशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी को सामना कर रहे हैं। ये है देश एक ऐसी जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, अक्सर सूखा पड़ता है। इसमें जलभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार इस जल का प्रभाव मौसमी अथवा वास्तविक वर्षन में कम होता है। तो
देखो इसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, कहाँ कहाँ जल ये सूखा पाया जाता है। तो वार्षिक वर्ष में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग, जल का अति उपयोग जब कर लेंगे तो और देशों को भी जल की क्या ज़रूरत है। सॉरी, बार बार नीचे हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आप लोग, मुझे भी खेद है। अब देखो आगे, हम जल के साधनों का संरक्षण, हमें जल के साधनों को संरक्षण करना है। हमें क्या है, अगर हम ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो जल भी संरक्षण होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें रोकना है। आगे क्या है, अति उपयोग जल प्रदूषण को उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अवशोषित या आंशिक रूप से शोधित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकास औद्योगिक, ठीक है, ये उद्योग धंधे ये सारे हमें नहीं करने। अगर हमें कृषि भी करनी है तो हमें एक अलग टेक्निक के द्वारा करनी है। देखो हम छिड़काव द्वारा करते हैं, स्प्रिंकल के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए। इसमें लिखा है जल के प्रमुख समदूषक है, इसमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं, पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रासायनिक, जैविक निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इस प्रदूषण को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वाहिनियों में उपयुक्त विधि या शोधित करके जल का प्रदूषित नियंत्रण किया जा सकता है। यानी अब तो वैसे बहुत बड़े फिल्टर भी चल गए हैं, जल साफ भी हो सकता है, लेकिन जल को हमें यूज करना है तो कैसे करना है, सतर्क होकर हमें यूज करना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिखाना है, सतर्कता। ठीक है, तो इसे हमें इस तरीके से यूज नहीं करना है कि जल प्रदूषित हो जाए। वन तथा अन्य वनस्पति आवरण में धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पूरित करते हैं। जल संग्रहित पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक पक्का बनाना चाहिए, रिसाव नहीं होना चाहिए। वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को भी रोकने के लिए क्षेत्र की, ठीक है, स्प्रिंकलरों में सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, विधि का उपयोग करना चाहिए। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोग होनी चाहिए। सिंचाई की इस विधि का अपनाकर, जैसे कि एक होती है टपकन विधि, थोड़ा थोड़ा पानी पौधों में टपकता है, तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि पानी पौधों में भी चला जाए और उसका वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन, आपने देखो डायरेक्ट बताती हूँ मैं यहाँ से, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल या जल मंडल या वायुमंडल के बीच में जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। जहाँ जीव जंतु सभी रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। अब ये देखो, सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, निर्भर है। ठीक है, निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, जहाँ सभी जीवधारी आपस में मिलकर एक दूसरे से क्रिया करते हैं। ठीक है, 7th क्लास में पढ़ा है, तो उसे क्या कहते हैं, हम परितंत्र कहते हैं। जैसे कि वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे इसमें इमारती लकड़ी देते हैं। ठीक है, बहुमूल्य लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलें उगाते हैं, कृषि भी करते हैं वनों को काट कर। तो वन हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जीव जंतु के लिए भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वन ये संरक्षण करना चाहिए। अब देखो वनों में बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में
जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक या एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता है, उसको अपमार्जक या उपरांत गिद्ध या किडनी खराब होने पर मर रहे थे, तो पशुओं पर इस औषधि को उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा था तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास में क्या मतलब इससे क्या ज़्यादा हम ये देखो इसके प्रजनन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। किससे? भारतीय उपमहाद्वीप में। परितंत्र मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन्य जीव, दूध, मांस, खाल, तो ये सारी चीज़ें बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। अब हम जैसे कि जीव जंतु कैसे, जैसे बकरी, भैंस, ये हम मांस के लिए, दूध के लिए जानवरों को पालते हैं। मधुमक्खी शहद देती है, ठीक है, फूलों का परागण में मदद करती है। अब इसमें क्या लिखा है दूसरे के, मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। मतलब हर पक्षी एक दूसरे पे डिपेंडेड है। तुमने अभी ये नहीं पता होगा, एक छोटी सी मधुमक्खी अगर विलुप्त हो जाए तो पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो सकने की खतरा है। तो ये बहुत छोटी सी बात, एक मधुमक्खी के मरने से पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाए, ऐसा हो सकता है। मधुमक्खी हमारे इन्वायरमेंट को भी शुद्ध रखती है। दूसरा, ये परितंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्या परागण भी करती है, ठीक है, बीजों को इधर उधर फैलाती भी है। देखो, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारक है, अपमार्जक और कई पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक। अब देखो, चाहे प्राणी कैसा भी हो, चाहे कितना बड़ा, गिद्ध कितना बड़ा होता है, लेकिन छोटी सी मधुमक्खी छोटी होती है, लेकिन अपनी प्राथमिकता सबकी अलग अलग होती है। एक मधुमक्खी भी इन्वायरमेंट को शुद्ध करती है, एक गिद्ध भी मरे हुए पशुओं को खाता है तो इन्वायरमेंट को कैसा करता है, साफ करता है। अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब देखो, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता पर निर्भर है। सही बात है। अब राजस्थान में जाओगे तो वहाँ की वनस्पति वहाँ जैसी होगी, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाएंगी, कैक्टस, ये सारी, क्योंकि वहाँ की जलवायु पर निर्भर है। अब यहाँ पे यूपी क्षेत्र में आए तो यहाँ की जलवायु अलग है। तो विश्व की वनस्पति के मुख्य कारणों के 4 भागों में रखा जा सकता है, जैसे कि वन, घास, स्थल, गुल्म या टुंड्रा। अब आगे, ठीक है, इसमें क्या, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष, मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने पढ़ा था अमेज़न वन है, जहाँ वर्षा वन होते हैं तो वहाँ विशाल पेड़ पौधे होते हैं, विशाल पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। वृक्ष बड़े बड़े जहाँ पे वर्षा बहुत प्रचुर मात्रा में वहीं होते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उसकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। जहाँ ज़्यादा वर्षा पाई जाएगी वहाँ पे वृक्ष बड़े होंगे, घने होंगे। जहाँ कम वर्षा पाई जाएगी वहाँ के वृक्ष छोटे होंगे और कम घने होंगे। और जहाँ पे बहुत कम वर्षा पाई जाएगी तो वहाँ सिर्फ घास पाई जाएगी, वन नहीं पाए जाएंगे। तो ये क्या है, विशेषता है, जिससे विश्व के घास स्थलों के निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में ऐसा होता है। जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ सिर्फ क्या पाई जाती है, घास पाई जाती है। अब आगे क्या है, इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे जड़ें गहरी होती हैं। जहाँ वर्षा पाई जाती है वहाँ के पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं, गहरी होती है, बहुत गहरी। तो इसलिए क्या है, वहाँ पे वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटने के लिए उन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार होती हैं और मौसी तरह वाली होती हैं। शीत
ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति में मॉस लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय सबसे कहीं अधिक लोग यहाँ हैं। तो देखो पहले जो लोग थे और आज जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन देखो जलवायु के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे क्या पाई जाती है, वनस्पति अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान की वनस्पति क्या है, अलग है। वर्षा वन की वनस्पति क्या है, अलग है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग वनस्पति अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आगे क्या है, देखो सॉरी बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। पशु खाल, देखो बहुत से लोग क्या है, अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को क्या करते थे, शिकार करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। पशु की देखो चमड़ा के लिए, नाखून, दांत, जैसे कि हाथियों को मार देते हैं दांतों के लिए। पंखों के साथ उनके सींगों को एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु को अनधिकार शिकार किया गया है। इसमें कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक मगरमच्छ, दरगाही घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्गा, मोर, इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाना किया जाए। मतलब कि हमने संरक्षण वन भी बनवाए हैं, ठीक है, रिजर्व। आप देखो हमने टाइगर मंगाया है, विदेश से मंगाया है, क्योंकि सुरक्षित रहे। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए इनका क्या करते हैं, उपभोग, गलत तरीके से शिकार करते हैं। तो इस पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण बहुमूल्य संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान बनाए क्या, जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए। अब देखो न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आती रहती है। आगे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, जीव जंतु को प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इसमें अनेक प्रजातियां रहती हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग को ना किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों को प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं को अंधाधुंध शिकार के कारण तो विलुप्त हो गए हैं। जैसे कि अपने देश में चीता पहले ही विलुप्त हो चुका है, ठीक है, तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक तथा सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वन महोत्सव प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को हमें बताना चाहिए कि जीव जंतु क्यों उपयोगी है, वन महोत्सव मनाना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, जो कि बच्चे भी इस चीज़ को समझें। बहुत से देश पक्षियों तथा पशुओं को मारने, उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं, ठीक है। भारत शेरों, चीतों, हिरणों तथा भारतीय सारंग या मोर को मारने अवैध माना जाता है। उनके लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो वैसे ही विदेशी चीता मंगाया, हम लोग तो जानवरों की वैसे भी प्रोटेक्शन प्राप्त कर देते हैं। तो हमारे देश में ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो भी वन्य अभ्यारण्य बना रखे हैं उन्हें अच्छे से प्रोटेक्शन दिया है, उनका ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अपने लालच के लिए इनका शिकार कर रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्डलाइफ फॉर्म की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों को अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षी प्रजाति का व्यापार करने प्रतिबंध लगाया जाता है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। उनका ये कर्तव्य, प्राणियों का कर्तव्य है कि इनको प्रोटेक्शन प्रदान करें, ठीक है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो, सरकारों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी, पौधों और नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इन जीवन को खतरा नहीं है। मोटे तौर पर
पशुओं को 5000 प्रजातीय पौधों और 28,000 जातियाँ संरक्षित हैं। भालू, डॉल्फिन, ये मतलब ये सारी चीज़ें वनों को मतलब कि वन, बहुत सारे वनों की प्रजातियाँ, पेड़ पौधों की प्रजाति, इन सब चीज़ों को हमने सुरक्षा प्रदान। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? भूमि, मृदा, पेड़ पौधे, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो हमें क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन नहीं काटने हैं। वन काटते हैं तो बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने वनों को बचाएं, अपनी ज़मीन को बचाएं, जो कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट करना। और बाय, बेस्ट ऑफ लक।